ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम एंजाइम के सेक्शन को ही आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लिया था और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। और प्रॉपर्टीज़ में देखिए, लास्ट हमने ये देखा था कि एक तो ऐसी रिएक्शन जो अनकैटलाइज्ड होती हैं, अनकैटलाइज्ड जिनमें एंजाइम का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, उनका स्पीड स्लो होता है। स्पीड, और हम कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, तो रेट उनका स्लो होता है। ओके। सेकेंडली हमने ये कहा था कि जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस होती हैं जिनमें एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम कैटलाइज्ड, उनका स्पीड या उनका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, फास्ट होता है। ओके। तो फास्ट का मतलब ये था कि यूनिट टाइम के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन यूनिट टाइम, ये वैल्यू बढ़ जाती है कि इकाई समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि स्पीड फास्ट हो गई है। ओके। तो लास्ट पेपर्स में एक बार एक क्वेश्चन रहा हुआ है कि एंजाइम कैटलाइज जो रिएक्शंस होते हैं उनकी रेट की रेंज क्या होती है। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस जो होती हैं उनकी रेट किस रेंज में होती है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट और कोई भी एंजाइम, उनके बीच में स्पेसिफिक नेचर का वो इंट्रैक्शन होता है। तो अलग अलग एंजाइम अपने अपने सबस्ट्रेट के साथ अपनी अपनी स्पेसिफिक जो रेट है उसको फॉलो करते हैं। बट एक एवरेज रेंज की बात की जाए कि जब हम कलेक्टिवली सभी एंजाइम्स की स्पीड को हम एक साथ एक रेंज के रूप में लेना चाहें, तो हमें ध्यान रखना है कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस की जो रेट होती है वो 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 8 टाइम्स फास्टर हो जाती है, टाइम्स फास्टर देन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, देन अनकैटलाइज्ड। तो 10 की पावर 3 बोलने का मीन हो गया कि लगभग 1000 गुना। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 गुना से लेकर के आप 10 की पावर 8 तक जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस वो प्रोसीड होती है। नॉर्मल जो रेट होती है अनकैटलाइज रिएक्शंस की, लगभग उसकी 10 की पावर 3 टू लेकर के 10 की पावर 8 टाइम्स फास्टर वो होने लग जाती है। तो ऐसा नहीं कि भी फास्ट होती है, ठीक है, फास्ट तो होती है, लेकिन पर्टिकुलर रेंज भी हमें पता होनी चाहिए, ताकि क्योंकि बी पार्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, पार्ट बी का क्वेश्चन रहा हुआ है ऐसा, तो हमें थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए कि दिस रेंज विल बी 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 8 टाइम्स फास्टर देन द अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। ओके। इसके बाद में हम कुछ उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे काउंट करेंगे जो स्ट्रक्चर बेस्ड है, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉपर्टीज। ओके। देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, काफ़ी बड़ा इनका साइज है, मोलिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी बड़ी प्रोटीन्स हैं जो किसी पर्टिकुलर बायो रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं और अपना जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करती हैं। तो एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स हो गया, देखा जाए तो एंजाइम एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का एक गुच्छा ऐसा मान सकते हैं कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जस्ट लाइक जैसे हमने ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात की है ना, वैसे उसी प्रकार से जस्ट लाइक हमने ग्लोबुलर प्रोटीन्स की फोल्डिंग्स वगैरह, उनका जो कन्फर्मेशंस है उनको हमने डिस्कस किया था जब हम प्रोटीन वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे।
तो एंजाइम्स हैं वो ऑलमोस्ट ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं उसमें काफ़ी सारे सेकेंडरी कन्फर्मेशन, टर्सरी कन्फर्मेशन और प्रॉपर एक फोल्डिंग का पैटर्न होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास जो एंजाइम को बनाने वाला प्रोटीन है वो एग्जिस्ट करता है और एंजाइम वर्क करता है। तो एंजाइम का जो भी स्पेसिफिक वर्क है वो टोटल प्रोटीन नहीं करती है, इसका एक स्पेसिफिक पार्ट करता है, इसका एक स्पेसिफिक जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है वो वर्क करता है या वही वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस में, या जब भी हम एंजाइम के फंक्शन की बात करें या कैटलिसिस की बात करें, तो डेफिनेटली जो एक्टिव साइट है वो उसी का कंट्रीब्यूशन होता है। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट के रिगार्डिंग हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं, एक मॉडल बना के इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर हम हमारा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड होता है उसमें हम कुछ ऐसे ही डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। कि हमने यहाँ पे एक पूरा जो एंजाइम प्रोटीन है उसको ड्रा कर लिया है, पर्टिकुलर एंजाइम हमने ले लिया है। और अब जैसे कि हमने अभी बात की कि ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर के, ग्लोबुलर प्रोटीन है एक प्रकार का, तो उसके जो कन्फर्मेशंस हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन वाले ही फॉलो होंगे सारे के सारे। और यहाँ पे काफ़ी सारी सेकेंडरी कन्फर्मेशंस हैं, टर्सरी कन्फर्मेशंस हैं, वो सब इसमें हो सकती हैं और उनके असेंबलेंस से मिलकर के ये बना हुआ होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ले सकते हैं कि काफ़ी सारे कन्फर्मेशंस हो सकते हैं ना, हम कोई भी कन्फर्मेशन ले सकते हैं। रैंडम कॉइल्स भी इसमें हो सकती हैं, इसमें बीटा सीड्स भी हो सकती हैं ना, कुछ भी हम ले सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो जस्ट लाइक ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे फोल्ड होती है ना, उसी प्रकार से ये प्रॉपर फोल्ड स्ट्रक्चर है। और एक मॉडल के रूप में हम इसको समझना चाह रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो हमने क्रेविसेस दिखा दी है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक पार्ट दिखा दिया हमने जिसको हम क्रेविसेस बोल सकते हैं। दिस वन, दिस इज एक्टिव साइट। टोटल जो स्ट्रक्चर है उसको अपन होलो एंजाइम बोल सकते हैं, या होलो एंजाइम उसको बोला जाता है, होलो एंजाइम। होलो का मतलब कंप्लीट होता है टोटल स्ट्रक्चर। अब होलो एंजाइम के हम दो पार्ट कर सकते हैं, होलो एंजाइम के अंदर दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो है एक्टिव साइट और दूसरा एक्टिव साइट के अलावा जितना भी पार्ट बच गया, दिस इज एपो एंजाइम। एपो का मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्टिव साइट, कि रियल में जो वर्क है, जो कैटालिसिस है, वो तो एक्टिव साइट से ही होता है। और एक्टिव साइट के अदर देन जो अपार्ट पार्ट है इसका, दैट इज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का रोल यहाँ पे देखा जाए कि एपो एंजाइम का जो रोल होता है कि दैट इज टू मेंटेन एंड ओरिएंट, मेंटेन करता है एंड ओरिएंट करता है, ओरिएंट द एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट को प्रॉपर पोजीशन में या प्रॉपर जो भी ओरिएंटेशन है उसमें मेंटेन करने का काम एपो एंजाइम के द्वारा किया जाता है। यानी कि एपो एंजाइम को हम एक प्रकार का स्कैफोल्ड बोल सकते हैं, प्रकार का स्कैफोल्ड बोल सकते हैं, क्योंकि स्कैफोल्ड एक प्रोटीन का ढांचा जो होता है, जो स्केलेटन होता है, उसको अपन स्कैफोल्ड, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये पूरा एक स्कैफोल्ड हो गया कि ये पूरा एक डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन का जो रोल है वो ये है कि
एक्टिव साइट मेंटेन रहे और एक्टिव साइट को प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखने का काम एपो वाले पार्ट का है। इसको हल्का सा मैं ब्लैक कलर से कर लेते हैं ताकि हम इस पर फोकस करें तो ये हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है। तो वन थिंग कि कैटालिसिस जो है कि जो बायो कैटलिस्ट का जो रोल करता है एंजाइम, बायो कैटलिस्ट का जो रोल प्ले किया जाता है वो एक्टिव साइट की वजह से होता है। और एक्टिव साइट को प्रॉपर ओरिएंटेशन में मेंटेन करने के पीछे सारा जो स्ट्रक्चर है वो एपो का होता है। यानी कि एंजाइम की कौन सी पोजीशन के ऊपर या कौन सी जगह के ऊपर एक्टिव साइट होनी चाहिए, एक्टिव साइट का कंपोजिशन होना चाहिए, उसको प्रॉपर उसी ओरिएंटेशन में मेंटेन करने का काम एपो का होता है। और एपो भी एक प्रकार से फोल्डेड है, यानी कि पूरा प्रोटीन फोल्डेड, होलो एंजाइम एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, एक फोल्डेड ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये तो फोल्डेड ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो एक ऐसी प्रोटीन है जो प्रॉपर फोल्ड हो रखी है। और फोल्डिंग में भी कुछ इस प्रकार से फोल्ड हुआ है कि कुछ खास अमीनो एसिड एक खास साइट बनाते हैं जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। और एक्टिव साइट से ये अपना प्रॉपर जो फंक्शन है कैटालिसिस का वो कर पाता है। तो कैटालिसिस के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उस पार्ट को ओरिएंट करना या उसको मेंटेन करना या उसको प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखना ये वर्क एपो का होता है। यानी कि एपो कोई नॉन फंक्शनल नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका कोई रोल नहीं है, इसका पर्टिकुलर रोल है। अगर एपो नहीं होगा तो एक्टिव साइट अपने प्रॉपर पोजीशन के अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। ओके, इसके साथ में हम एक फर्दर पॉइंट को ऐड करके देखते हैं और फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो अभी हमने देखा कि एपो वाला जो पार्ट है, एपो एंजाइम का जो पार्ट है, ये एक प्रकार का इसका फोल्ड है, एक ढांचा है जो एक्टिव साइट को मेंटेन करता है। ओके, और किसी भी एंजाइम के अंदर सिंगल पेप्टाइड भी हो सकती है, मल्टीपल पेप्टाइड भी हो सकती है। वो तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, उस एंगल से हम समझ सकते हैं कि ये मोनोमेरिक भी हो सकता है, मल्टीमेरिक भी हो सकता है ना, होमोमेरिक भी हो सकता है, हेटेरोमेरिक भी हो सकता है। वो सारी बातें ग्लोबुलर प्रोटीन वाली जब फोल्डिंग पे हम समझे थे वो यहाँ एंजाइम पे भी अप्लाई की जा सकती है, तो उनका कोई इशू नहीं है। ओके, तो एपो एंजाइम के रूप में जो स्ट्रक्चर है उसको हमने स्कैफोल्ड बोला है। तो क्या हम इस एपो एंजाइम वाले पार्ट को इसमें से डिलीट कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से इसको काट दिया, जो मैं डैश कर रहा हूँ, डैश से इस लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, मैंने इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया है ना, इस पार्ट को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ट्रिमिंग, इसको अपन ट्रिमिंग बोल सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे हिस्से इसमें से काट करके अलग कर दिए, इट इज़ कॉल्ड ट्रिमिंग। तो मैंने इसके पार्ट को ट्रिम कर दिया। तो ट्रिमिंग करने से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ट्रिमिंग एक्टिव साइट पे नहीं की गई है, मैंने एक्टिव साइट के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं किया है। एक्टिव साइट से बहुत दूर है, तो ये एरिया तो बहुत दूर है, लगभग पेरीफ्री पे हैं और बाहर वाले हैं, है ना, इनको थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर दिया। तो ट्रिमिंग करने पे एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? एक्टिविटी सेम रहेगी, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी या एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी? एक्टिविटी सेम रहेगी, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी या एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी? कौन सा आंसर सही है? रहेगी सर। सेम रहेगी। सेम रहेगी। और कोई आंसर?
चंचल तो सेम रहेगी ना। सेम रहेगी, ठीक है। और कोई? दीपिका? सर अगर अपन इसको काट देंगे तो फिर शायद इसकी शेप में चेंज होएगा ना, तो एक्टिव साइड की शेप शायद चेंज हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। यानी कि आप लोग कुछ अप्लाई कर रहे हो और आप कुछ आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो। देखो आंसर तीनों ही सही है। इसकी एक्टिविटी सेम भी रह सकती है, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। आंसर देने के पीछे हम लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे? अगर इसका जो कंफर्मेशन है, जो 3D कंफर्मेशन है इसका, 3D कंफर्मेशन, यानी कि सिंपली आप बोल सकते हैं उसको फोल्डिंग, कि किस प्रकार से फोल्ड हुई है कि एक्टिव साइट के ऊपर खास प्रकार के अमीनो एसिड आए हुए हैं। तो अगर आपने ट्रिमिंग किया और ट्रिमिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन एक्टिव साइट, क्योंकि बाकी एंजाइम से काम होता ही नहीं है, काम तो एक्टिव साइट से होता है, तो नो इफेक्ट ऑन एक्टिव साइट। अगर एक्टिव साइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है कि इसकी फोल्डिंग इस प्रकार से थी कि आपने पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दिया, मान लीजिए कि आपने इस पर्टिकुलर फेस्ट वन पार्ट को रिमूव कर दिया, तो अभी भी हमारा प्रोटीन इस प्रकार से फोल्ड हो रहा है कि एक्टिव साइट पहले जैसी थी वैसी ही अब है, तो एक्टिव साइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो एक्टिविटी कैसी रह जाएगी? सेम, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि अपन इसमें ऐसा करें कि हमने जो ट्रिमिंग किया उससे एक्टिव साइट की एक्टिविटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ा, इफ़ेक्ट, और एक्टिव साइट के ऊपर जो अमीनो एसिड्स आने चाहिए थे अब वो पहले जितने अच्छे से थे या पहले जितने अच्छे से काम कर पा रहे थे उसकी तुलना में वो कम कर पा रहे हैं, यानी कि एक्टिव साइट के ऊपर जो कैटलिसिस की प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो गई, कि हल्का सा 3D में चेंज हुआ, और हल्का सा 3D में चेंज होने पे हल्का सा एक्टिव साइट के ऊपर जो वर्क था या रेट थी वो डिक्रीज हो गई, तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कोई पार्ट ट्रिम किया तो उसका इफ़ेक्ट कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि अब एक्टिव साइट के ऊपर पहले से भी ज़्यादा अच्छे से काम होने लग गया, एनहेंस हो गया, तो एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है। तो एक्टिविटी सेम भी रह सकती है, एक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है, एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है। इशू ये रहेगा कि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट ऑन एक्टिव साइट, राइट। तो ट्रिमिंग से एज ए कॉन्सेप्ट तो ये लगता है कि अगर आपने कुछ भी हटाया है तो उसका फ़र्क पड़ना चाहिए, राइट। तो हालांकि हमारा प्रोटीन पे तो फ़र्क पड़ जाएगा, आपके पास पहले प्रोटीन ये था और आपके पास ये इसकी स्ट्रक्चर थी, अब आपने इसको ट्रिम कर दिया, ट्रिम कर दिया तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो गई, तो ट्रिम तो आपने कर दिया इसको, लेकिन ट्रिम करने से एक्टिव साइट पहले भी वैसी थी अभी भी वैसी है, तो एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको फर्दर और ट्रिम कर दीजिए, और ट्रिम कर दीजिए, और ट्रिम कर दीजिए, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम कितना भी इसको ट्रिम करते जाएं इसकी एक्टिविटी सेम भी रह सकती है कि हम इसको रेगुलर ट्रिम करते चले जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी एक्टिविटी सेम बनी रहेगी? हम इसको कंटिन्यूसली ट्रिम किए जा रहे हैं, ट्रिम किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी एक्टिविटी चेंज ही नहीं होगी, सेम बनी रहेगी? जब तक सर एक्टिव साइट डिस्टर्ब नहीं होगी तब तक सेम बनी रहेगी। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी करेक्ट आंसर, कि आप इसमें से सब कुछ हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्टिव साइट जैसी पहले थी वैसे अभी भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसका कितना भी पार्ट ट्रिम कर दीजिए, राइट। तो यही वर्क इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग के अंदर, कि जब आपको एंटीबॉडी इंजीनियरिंग करनी होती है तो आप एंटीबॉडी का एक ख़ास पार्ट आप उसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइब्रिडाइज कर देते हैं, आप उससे पर्टिकुलर वर्क करा सकते हैं,
एंटीबॉडी को एंजाइम के साथ जोड़ सकते हैं, एब्जाइम्स बना लेते हैं ना, एब्जाइम्स, एंटीबॉडी और एंजाइम का मिक्सअप, एब्जाइम्स। तो हमारे काम का केवल एक्टिव साइट है, लेकिन नेचर में एक्टिव साइट सच में एक्टिव साइट का रोल प्ले करे, इसके लिए ज़रूरी है कि पीछे से उसको सपोर्ट करने वाला सिस्टम होना चाहिए, एंड दैट सपोर्टिंग सिस्टम इज़ 3D। ये 3D का रोल क्या है? एक्टिव साइट को मेंटेन करना, या जो एपो एंजाइम है या रिमेनिंग जो नॉन फंक्शनल या एक्टिव साइट के अदर देन जितना भी पार्ट है, उसका काम केवल एक ही है, मेंटेन द एक्टिव साइट, राइट। तो अगर एक्टिव साइट मेंटेन हो रही है तो वी कैन ट्रिम विदाउट एनी इफेक्ट और विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अगर आपने हल्का सा भी पार्ट रिमूव किया, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने हल्का सा पार्ट रिमूव किया और उससे उसकी एक्टिविटी जा भी सकती है, अगर उसका 3D के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया तो। ओके, ये तो हमने एक बात ये की कि हमारा जो एंजाइम है उसमें दो बड़े कंपोनेंट हैं, एक मेन कंपोनेंट उसका एक्टिव साइट और दूसरा एक्टिव साइट को मेंटेन करने वाला एपो एंजाइम, यानी कि प्रोटीनियस पार्ट जो एक्टिव साइट को ओरिएंट करता है। ठीक है, एपो एंजाइम का भी बहुत बड़ा रोल है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इसके साथ में कोई दूसरी प्रोटीन और ऐड कर दें? मान लीजिए कि दिस इज प्रोटीन एक्स, तो हम कोई एक्स प्रोटीन इस पे ऐड कर दें, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कर दें इनके बीच में, तो क्या इससे एक्टिव साइट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? हमने अभी इसमें ट्रिमिंग नहीं किया है, हम इसमें केवल कोई दूसरी प्रोटीन इसके साथ में अटैच कर रहे हैं, तो क्या एक्टिव साइट प्रभावित होगी या नहीं होगी, या हो सकती है नहीं हो सकती है? हो सकती है सर। हो सकती है ना? हाँ। यस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन किस प्रकार की है। दिस इज़ प्रोटीन एंड दिस इज़ प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, अगर उनकी वजह से 3D डिस्टर्ब हो रहा है या एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो रही है तो फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स पढ़ते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, राइट। जैसे आपने कहा कि ये वाला जो एंजाइम है इसको एक बार हम हेक्सोकाइनेज मान लेते हैं, ठीक है, और जो हम इंटरेक्ट करा रहे हैं उसको एक बार हम ATP मान लेते हैं कि प्रोटीन नहीं कोई ATP है। तो अब हमें पता चलता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और फिर हम इस पे कहते हैं कि यहाँ पे ATP की जगह पे मान लो कि ग्लूटामिक एसिड ऐड हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा थोड़ी कि सेल के अंदर कोई प्रोटीन है तो उसको कोई टच भी नहीं करेगा, कोई भी टच कर सकता है, कभी भी कोई भी टच कर सकता है, कहीं से भी टच कर सकता है, तो कोई भी इंटरेक्शन हो सकती है। अब इंटरेक्शन से अगर कुछ फ़र्क पड़ रहा है या इम्पैक्ट है उसका एक्टिव साइट के ऊपर, तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, कि वो हो सकता है कि नेगेटिव आए, हो सकता है कि पॉजिटिव आए, और हो सकता है कि वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो बाइंड भी हो गया, फिर भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन स्टेबिलिटी, प्रोटीन फोल्डिंग और एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए काम आ सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हमें अप्लाई करनी होती हैं। तो आई थिंक आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, तो एक तो बात हमने यहाँ पे कर ली एपो एंजाइम की। इसके बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास आना है एक्टिव साइट। ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वही मेन साइट होती है, क्योंकि जो फंक्शन है या जो बायो कैटलिस्ट का रोल है वो यहीं से होता है, यानी कि कैटलिसिस बोला जाए, या हम इसको कह सकते हैं कि जो रेट का एनहेंसमेंट होता है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस की जो रेट बढ़ जाती है ना, रेट एनहेंसमेंट इसी की वजह से होता है। तो एंजाइम अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब एक्टिव साइट से काम कर रहा है, राइट। तो एक्टिव साइट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अब हम एक्टिव साइट को समझते हैं।
ओके, तो टोटल जो हमारा एंजाइम है उस एंजाइम के रेफरेंस के अंदर, एंजाइम की जो टोटल साइज है उस टोटल साइज के रेफरेंस के अंदर एक्टिव साइट एक छोटा सा पार्ट होता है। यहाँ पे क्या है कि एक्टिव साइट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है ताकि हम कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, दिस इज एक्टिव साइट और ये एफओ एंजाइम का पार्ट हो गया। और अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो वेरी लिटिल अमाउंट, यानी कि लेस देन 1% भी एरिया नहीं है एक्टिव साइट का, तो वेरी स्मॉल पार्ट। तो दिस इज एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट को जो एरिया बना रहा है दिस वन, जो पिंक कलर से शेड हो गया ना, दिस वन, दिस इज एक्टिव साइट। तो टोटल जो प्रोटीन है उस टोटल प्रोटीन या होलो एंजाइम के रेफरेंस में देखें तो एक्टिव साइट एक बहुत छोटा सा एरिया होता है, एक स्मॉल फ्रैक्शन है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, ए वेरी स्मॉल पार्ट। और नॉर्मली ये जो एरिया होता है ये एक डीप क्रेविसेस के रूप में होता है, एक गहरी जो खांच होती है उसके फॉर्म के अंदर ये एरिया होता है। ओके, तो एक डीप क्रेविसेस जैसा एरिया है जिसको हम एक क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं, एक बहुत ही संकरा एरिया है, नैरो एरिया होता है, नैरो एंड डीप। ओके, नैरो एंड डीप होने से एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, रबर का बॉल है, ठीक है, आपने एक रबर का बॉल लिया और आप इस रबर के बॉल को ब्लेड से कट कीजिए और ब्लेड से कट करके हम इसमें एक क्लेफ्ट बना देते हैं, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हमने काट के निकाल दिया। हमने 2 कट लगाए, थोड़े से तिरछे कट लगाए और हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया। ओके, और अब हम इसको पानी में रखते हैं, चारों तरफ पानी है। ओके, तो जो आपने कट किया था वो एरिया कट करके आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। यहाँ तो हम क्या है कि उसको डिलीट नहीं कर सकते, तो ये रेड वाला एरिया आपने बाहर निकाल रखा है और आप इस बॉल को आप पानी में रख रहे हो, तो आपको तो ये बताना है कि इस कट एरिया में पानी एंटर करेगा या नहीं करेगा। साहिन, ये सब जाएगा पानी। पानी जाएगा? थोड़ा और सोचने की कोशिश कीजिए। एनीवन, आप में से और कोई? नहीं जाएगा। हाँ, देखो, अगर आपने ये कट काफ़ी सैलो लगाया होता, यानी कि आपने ऐसा एरिया कट कर दिया होता, तो ये पूरा पानी से गीला हो जाता है, ये पानी यहाँ से इंटरेक्ट करता। लेकिन अगर आपने एक डीप और नैरो क्रेविसेज या क्लेफ्ट बनाया है तो इसमें पानी एंटर नहीं करेगा, नॉर्मली पानी इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो इसी का प्रॉफिट एंजाइम को मिलता है कि जो डीप क्रेविसेज या एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पानी एंटर नहीं करता है, तो वाटर नॉट एंटर्स।
और जब आप ये कहते हैं कि एक्टिव साइट के अंदर पानी एंटर नहीं करता है, इट मीन्स यहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा दैट विल बी नॉन पोलर एनवायरनमेंट। कि एक्टिव साइट का जो नॉर्मली जो एरिया होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर। तो एक्टिव साइट के अंदर का एरिया कैसा होगा, नॉन पोलर, क्योंकि एंजाइम की जो सतह है वो कैसी है, पोलर, क्योंकि यहाँ से पानी से इंटरेक्ट हो रहा है वो। अदरवाइज जो बाकी नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं वो तो कोर में बरीड किए जाते हैं जब प्रोटीन फोल्ड होती है, ठीक है, वो हम प्रोटीन फोल्डिंग से समझते हैं, राइट। तो क्रेविसेस काफ़ी नैरो क्लेफ्ट्स हैं, काफ़ी डीप हैं, और नॉर्मली पानी वहाँ पे एंटर नहीं करता है। तो ऐसा भी नहीं कि नॉर्मली पानी वहाँ पे एंटर नहीं करता है, जैसे कि कुछ एंजाइम्स हैं लाइक हाइड्रोलेज, जैसे कि हाइड्रोलेज एंजाइम्स हैं। तो हाइड्रोलेज एंजाइम्स तो रिएक्ट ही पानी के साथ करते हैं, उनकी तो एक्टिव साइट के ऊपर पानी अप्रोच करता है, ठीक है। तो जब तक किसी एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर पानी एक रिएक्टेंट के रूप में नहीं होता है, क्योंकि ये तो H2O को यूज़ करेंगे, H2O एज ए रिएक्टेंट और वी कैन से सबस्ट्रेट। तो जब तक पानी किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट के रूप में नहीं है, वाटर एज ए सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, तब तक नॉर्मली पानी है वो एक्टिव साइट में एंटर नहीं करता है, यानी कि उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। ओनली जो ऐसे एंजाइम जिनकी एक्टिव साइट के ऊपर पानी का भी एक केमिकल रोल होता है, पानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, तो उनकी जो एक्टिव साइट्स हैं उनके ऊपर पानी अप्रोच कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मली एज ए जनरल हम कहें तो नॉर्मली जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स होती हैं उनका एनवायरनमेंट कैसा होगा, नॉन पोलर होता है। तो एक नॉन पोलर एनवायरनमेंट है और पानी से दूर है, अवे फ्रॉम वाटर, क्योंकि पानी तो यहाँ रह जाएगा और ये एरिया अवे फ्रॉम वाटर है। तो पानी से दूर एक नॉन पोलर एनवायरनमेंट, एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है जिसमें रेयरली पानी एग्जिस्ट करता है। और पानी कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो एक रिएक्टेंट हो, अनलेस यहाँ पे पानी अवेलेबल या पानी एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स अब हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव साइट एक नॉन पोलर माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, कि एक छोटा सा एरिया है और उसका अपना एक एनवायरनमेंट है, और वो नॉर्मली उसकी नेचर कैसी है, नॉन पोलर नेचर का वो, राइट, नॉन पोलर, ठीक है। और इस नॉन पोलर एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये तो हमने बात की कि पानी यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो नॉर्मली यहाँ पे नॉन पोलर एनवायरनमेंट हमने कहा, ठीक है। अब हम एक दूसरे पॉइंट को इसमें ऐड करेंगे। ओके, देखिए सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इस बार, जैसे हमारा प्रोटीन का ये भी सरफेस था और जो एक्टिव साइट है ये भी सरफेस है, तो एक्टिव साइट वाला एरिया भी सरफेस ही है और इसके अलावा जो बाहर सराउंडिंग है वो भी सरफेस ही है। लेकिन अगर हम नॉर्मल सरफेस की बात करें तो वहाँ पे तो होते हैं पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर्स हैं, चार्ज वाले, राइट, क्योंकि वो पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो नॉर्मली कौन है वहाँ पे, पोलर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्रेविसेस की या एक्टिव साइट का जो सरफेस है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट नॉन पोलर है, नॉर्मल एनवायरनमेंट नॉन पोलर है, तो यहाँ पे कौन से अमीनो एसिड मिलेंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट के रिवर्स हो गया। हमारी कॉन्सेप्ट क्या कहती है, प्रोटीन फोल्डिंग की कॉन्सेप्ट ये कहती है
कि अगर आप सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस के ऊपर पोलर या चार्ज होने चाहिए, और एपो एंजाइम की सरफेस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो भी करती है। लेकिन अगर हम एक्टिव साइट की सरफेस की बात करेंगे तो एक्टिव साइट की सरफेस के ऊपर अमीनो एसिड्स की नेचर कैसी है, रिवर्स है, क्योंकि एनवायरनमेंट नॉन पोलर है। क्योंकि एनवायरनमेंट नॉन पोलर है तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होंगे, दीज अमीनो एसिड्स आर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। 1 second, these are non-polar amino acids. हालांकि पूरी एपो एंजाइम के अंदर पूरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स ही तो हैं, पेप्टाइड बॉन्ड सबके बीच में बने हुए हैं, सब अमीनो एसिड्स हैं सारे के अंदर, है ना। 3D वगैरह सब कुछ इसमें हम ले रखा है, वो सब है। लेकिन एक्टिव साइट को जो बना रहा है स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो अमीनो एसिड्स आए हुए हैं दे आर नॉन पोलर, मेनली दे आर नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो नॉर्मली एक्टिव साइट को बनाने वाले अमीनो एसिड्स कैसे होंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होंगे, और एक नॉन पोलर एनवायरनमेंट यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। एक्टिव साइट के ऊपर जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि वर्क ओनली एक्टिव साइट से हो रहा है, ओनली एक्टिव साइट से, और एक्टिव साइट के ऊपर जो अमीनो एसिड्स हैं वो नेचर वाइज मेनली हाइड्रोफोबिक है, नॉर्मली नॉन पोलर है वो। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं यही काम करते हैं, तो इनको हम कैटालिटिकल ग्रुप भी बोलते हैं, कैटालिटिकल ग्रुप। जैसे इन अमीनो एसिड का जो ग्रुप बनेगा, जैसे ये अमीनो एसिड्स हैं, इनका जो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे जितना भी फंक्शन होगा उस ग्रुप की वजह से होगा या इन अमीनो एसिड्स की वजह से होगा, तो इन अमीनो एसिड्स को हम कैटालिटिकल ग्रुप बोल सकते हैं। मीन्स एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो एक्चुअल में एक कैटालिटिकल ग्रुप होता है, एक्टिव साइट। तो हालांकि इसके अलावा यहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग, है ना, थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अगर हाइड्रोलाइज लेंगे तो यहाँ पे पानी भी हो सकता है, अगर कहीं पे चार्ज की प्रॉपर्टी होगी सबस्ट्रेट के साथ में तो यहाँ पे चार्ज वाले भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा पोलर नॉन पोलर ही होंगे, चार्ज वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होंगे दे विल बी नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, और उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिकल ग्रुप। और एंजाइम की जो बायो कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस कैटालिटिकल ग्रुप की वजह से ही होती है, कैटालिटिकल ग्रुप। तो कैटालिटिकल ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, कई सारे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो प्रोवाइड कराते हैं एक खास प्रकार की केमिस्ट्री, एक स्पेशल केमिस्ट्री प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशल केमिकल एनवायरनमेंट, स्पेशल केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उस केमिकल एनवायरनमेंट को यूज़ करके जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए जा सकें। यानी कि हम कहते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम करता है। फिर हमने देखा कि एंजाइम में एपो है वो नहीं करता है, उसकी एक्टिव साइट करती है। फिर एक्टिव साइट में भी केवल जो कैटालिटिकल ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स हैं या जिनकी साइड चेन के अंदर वो केमिस्ट्री है जो सबस्ट्रेट की केमिस्ट्री को कॉम्प्लीमेंटेशन या इंट्रैक्शन दे सकती है, उनकी वजह से एक स्पेशल एनवायरनमेंट है, और वो स्पेशल एनवायरनमेंट सबस्ट्रेट की जो केमिस्ट्री होती है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इसकी केमिस्ट्री को इंट्रैक्शन में यूज़ कर सकता है। तो हर कोई एंजाइम हर किसी सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी एक्टिव साइट का जो कंपोजिशन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री या उसके रिगार्डिंग अगर किसी सबस्ट्रेट के पास केमिकल एनवायरनमेंट है तो वो उसके एक्टिव साइट के ऊपर लिया जा सकता है। यानी कि यहाँ से हमें ये लगता है
कि ये केवल केमिस्ट्री वर्सेस केमिस्ट्री है, कि एक्टिव साइट की केमिस्ट्री और उसके साथ में सबस्ट्रेट की केमिस्ट्री। और जब आप एक ख़ास प्रकार की केमिस्ट्री को एक सबस्ट्रेट की केमिस्ट्री के साथ में इंटरेक्ट करा के एक डिफरेंट प्रकार का केमिस्ट्री, क्योंकि प्रोडक्ट में भी कुछ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उसका अपना केमिस्ट्री है, तो एक टाइप 1 प्रकार की केमिस्ट्री को टाइप 2 प्रकार की केमिस्ट्री में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखती है एक एक्स प्रकार की केमिस्ट्री। और फिर जब यहाँ पे आपने बात की कि हम जो एक्टिव साइड के ऊपर वर्क करा रहे हैं, एक्टिव साइड के ऊपर हमने खास प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं उनको हमने कैटालिटिकल ग्रुप्स बोला, उनको हमने यहाँ पे ले रखा है, वो एक खास माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं और उस माइक्रो एनवायरनमेंट की वजह से सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हियर अगेन वी कैन यूज़ अनदर क्वेश्चन कि इस बार आपके पास म्यूटेशन का मैटर है कि यू हैव म्यूटेशन, और म्यूटेशन का पहला कि म्यूटेशन इन एपो एंजाइम पार्ट, और म्यूटेशन इन कैटालिटिकल ग्रुप। तो या तो अपन एपो एंजाइम में कोई म्यूटेशन करा रहे हैं कि पहले अमीनो एसिड कुछ और था, फिर हम अमीनो एसिड कुछ और क्रिएट कर देंगे वहाँ पे, या हम कैटालिटिकल ग्रुप में अमीनो एसिड को चेंज करेंगे, तो इम्पैक्ट ज़्यादा ड्रास्टिक कहाँ आएगा, एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा ड्रास्टिक रूप से प्रभावित कब होगी, जब हम एपो में कराएंगे या जब हम म्यूटेशन कैटालिटिकल ग्रुप में कराएंगे। जब सब कैटालिटिकल ग्रुप में करवाएंगे तब आएगा। ज्योति करेक्ट है क्या आंसर? हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आपको इस प्रकार से समझना है कि सारी चीज़ें बाद में हैं या सारी चीज़ें पीछे हैं, एक्टिव साइट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक्टिव साइट में कुछ भी चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि काम एक्टिव साइट से ही होता है, बाकी तो काम करता रहे उसके लिए पीछे सपोर्ट कर रहा है, इसका फोल्ड के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि इसका फोल्ड या एपो एंजाइम काम का नहीं है, काम का वो भी उतना ही है। जैसे कि आप कहें कि भाई जबड़े की हड्डी है ही नहीं और दांत हों तो आप खाना नहीं चबा सकते। हाँ, बट ये है कि जबड़े का काम दांतों को वहाँ पोजीशन करने का है ताकि हमारे मसल्स जब मूव करें तो हम जो फूड लिया उसको हम चबा सकें, चेविंग कर सकें। तो इक्वल है ना, इक्वल है कि जबड़े का भी उतना ही महत्व है और दांत का भी उतना ही महत्व है, सेम एपो का भी उतना ही महत्व है और यहाँ पे एक्टिव साइट का भी उतना ही महत्व है। हाँ, जबड़े की हड्डी को आप थोड़ा सा काट सकते हो, अगर उससे दांत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो अभी भी खाना चबा लोगे आप लोग, राइट। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप काटते काटते वो जबड़ा ही पूरा मतलब आप डैमेज कर दें तो फिर आपके चेविंग पे दिक्कत आएगी ना, एक्टिव साइट पे दिक्कत आएगी। तो कुछ ऐसे ही आपको समझना था कि हाँ, इम्पोर्टेंट एक्टिव साइट है, बट एक्टिव साइट को बनाया इसी ने है, एपो नहीं बनाया। अगर एपो नहीं होता तो एक्टिव नहीं होता, राइट। और फिर एक्टिव साइट खास अमीनो एसिड्स की वजह से एक्टिव साइट है, क्योंकि वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है और वहाँ पे हल्का सा भी फेरबदल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि एपो में आपने कुछ भी चेंज किया तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट नो भी हो सकता है कि कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो लो आएगा। जबकि एक्टिव साइट में हम कोई भी चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास बहुत बड़ा आएगा, यानी कि हाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नो सर। ठीक है। इसके बाद में हम एक और पॉइंट उसमें ऐड करते हैं। अभी देखिए, आप ये कह रहे थे कि हमने एक्टिव साइट लिया और एक्टिव साइट से हम वर्क करा रहे थे
दिस इज एक्टिव साइट और दिस इज एपो एंजाइम। तो एपो की वजह से एक्टिव साइट मेंटेन थी और एक्टिव साइट के ऊपर खास प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं उनको हम एक साथ एक ग्रुप बोल देते हैं और फिर हम कहते हैं कि इन्हीं की वजह से कैटालिसिस हो रहा है, तो इनका नाम हो गया कैटालिटिकल ग्रुप। ओके, और अब जितना कुछ भी होना होता है, जितना कुछ भी का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट था और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है ना। तो सिंपली जैसे कि आपने कहा कि सबस्ट्रेट हमने लिया ग्लूकोज और प्रोडक्ट हमारे पास बन गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमने ग्लाइकोलाइसिस वाला एंजाइम ले लिया कि ग्लूकोज को हम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके ठीक है, तो हमारे एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट यानी कि ग्लूकोज आएगा और वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज के साथ में यहाँ पे ATP भी आएगा और ATP भी कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। ठीक है, लेकिन एक कन्वर्जन हो गया कि ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज के साथ में फॉस्फेट ऐड और हो गया, 6 पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे ग्लूकोज की केमिस्ट्री अलग है और यहाँ पे उसकी केमिस्ट्री चेंज हो गई है, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गई उसकी, राइट। तो कुछ नए बॉन्ड बने हैं यहाँ पे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है ना। ग्लूकोज की 6 पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा है तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे। तो जो भी चेंज होना है, जैसे कहीं पे आपने कहा कि ये स्प्लिट कर जाएगा, ये कहीं पे आपने कहा कि ये बाइंड कर जाएंगे, तो जो भी होना, बॉन्ड बनना है, बॉन्ड टूटना है या इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, हाइड्रोजन जुड़ना है, जो कुछ भी होना होता है, यानी कि एक प्रकार की केमिस्ट्री से दूसरे प्रकार की केमिस्ट्री बननी होती है, यानी कि कुछ चेंजेज होते हैं। वो चेंजेस कल आप पढ़ रहे थे कि जो हमारा सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में बिना एंजाइम भी कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और फिर आप कहते हैं कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो अगर हम एंजाइम प्रोवाइड करा देंगे तो फास्ट हो जाएगा। मीन्स अगर हम एंजाइम नहीं ले रहे थे तो ये स्लो था और एंजाइम प्रोवाइड कराते ही ये फास्ट हो गया। और एंजाइम में जो काम का था वो तो ओनली एक्टिव साइट है, यानी कि अगर एक्टिव साइट दे दी आपने यानी कि अगर आपने एक्टिव साइट प्रोवाइड करा दी तो काम तेज हो जाएगा, स्पीड बूस्ट हो जाएगा। आपने कहा कि 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 8 यानी कि 1000 से भी ज़्यादा गुना तेज हो जाएगा स्पीड, राइट। तो एक्टिव साइट पे क्या होना चाहिए? एक्टिव साइट एक तो प्रॉपर जो जियोमेट्री है वो है कि एक्टिव साइट एक तो स्पेस प्रोवाइड कराता है कि जो भी सबस्ट्रेट है उन सबस्ट्रेट को यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड होता है, और दूसरा एक केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। केमिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो बॉन्ड अपने आप बन सकते थे वो बॉन्ड अब और जल्दी बन रहे हैं, यानी कि बॉन्ड बनने में इसने हेल्प किया है, एक्टिव साइट ने हेल्प किया है। अगर बॉन्ड टूटने का मैटर होता, जैसे फॉस्फेटेज हो तो फॉस्फेट हटने की बात आ जाएगी, तो वो हटने वाला काम तेज हो गया, तो काम चाहे कुछ भी हो वो फास्ट हो गया है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन धीरे हो रही थी या जो केमिकल कन्वर्जन या जो केमिकल चेंज पहले स्लो था वो केमिकल चेंज अब फास्ट हो गया। यानी कि एक्टिव साइट एक ख़ास प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, और एनवायरनमेंट का मतलब कि जो एक सबस्ट्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करना और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। इसमें देखो आप एक छोटा सा पार्ट अभी ऐड कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारा जो एंजाइम होता है
ये जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको अपन बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है और ये ES कॉम्प्लेक्स बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। तो दिस इज़ अनस्टेबल। ये एक बड़ा इश्यू है कि ये बनने की प्रोबेबिलिटी और इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी ये दोनों होती है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट बन भी सकता है और ये वापस टूट भी सकता है ना। तो एंजाइम भी है हमारे पास पहले से, सबस्ट्रेट भी पहले से होता है। जब हम दोनों को साथ लाते हैं कि सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम को हम लाते हैं तो इनका एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनना है ES। अगर ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, थोड़ा सा समझना कि अगर ये ES अवेलेबल होगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स दिस इज़ अनस्टेबल। तो जो अनस्टेबल होता है उस अनस्टेबल को होल्ड करना, यानी कि कुछ समय के लिए, होल्ड फॉर ए टाइम, थोड़े समय के लिए इसको होल्ड करना। ऐसे नहीं कि बना और बनते ही वापस टूट गया, जैसे ये ES बना और बनते ही वापस डिसोसिएट हो गया, तो ऐसा होगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्ट करके ये बने और ये थोड़ा सा टिके, है ना, थोड़ा सा रुके, कुछ समय के लिए रुके ताकि प्रोडक्ट बनाया जा सके। ये तभी हो सकता है जब इसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए होल्ड किया जाए। तो होल्ड करने के लिए, यानी कि एक प्रकार की केमिस्ट्री को कोई एक बार होल्ड कर ले कि चलो ये ऐसा केमिकल एनवायरनमेंट है, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कोई रोक ले, तो ऐसी कैपेसिटी होती है एक्टिव साइट के पास। तो ये होल्ड कर सकता है, होल्ड द ES इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो होल्ड करने का मतलब केमिकल बॉन्ड्स हैं। होल्ड करने का मतलब क्या है? केमिकली होल्डिंग है कि एक जो अनस्टेबल केमिकल कंपाउंड था उसको थोड़ा सा रोका जा रहा है कि उसको वापस टूटने से बचाया जा रहा है। तो दिस इज होल्डिंग फॉर ए मोमेंट। तो फिर हम कहते हैं कि एक बार जैसे ये होल्ड हो जाएगा उसके बाद में इससे क्या बनता है? प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट एंड एंजाइम हमारा सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए और होल्ड होने के बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम सेपरेट हो जाता है। यानी कि ये होल्डिंग कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिएंट होनी चाहिए। ट्रांजिएंट का मतलब कि कम समय के अंदर थोड़े समय में होल्ड हो जाए और फिर ये छूट भी जाए, और इसका मतलब जो सबस्ट्रेट यहाँ पे जुड़ा है वो प्रोडक्ट के रूप में निकल भी जाए। मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनने चाहिए वो बॉन्ड वीक नेचर के होने चाहिए, वीक इंट्रैक्शंस। तो ऐसा भी नहीं कि कोई सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वरना तो स्पीड बूस्ट कैसे होती। ऐसा भी नहीं होता कि वो वहीं जुड़ के रह जाता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं होते। तो वो हल्के से समय के लिए, थोड़े से समय के अंदर काफ़ी सारे जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो हल्के से टाइम के लिए जुड़ता है, थोड़ा सा रुकता है ES और प्रोडक्ट और E में डिसोसिएट हो जाता है। तो इनको होल्ड करना, और वो भी हल्के से होल्ड करना, यानी कि ज़्यादा मजबूती से होल्ड करेंगे तो फिर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो होल्डिंग भी, लेकिन बाय मीन्स ऑफ वीक इंट्रैक्शंस। और जब आप बात करते हैं कि वीक इंट्रैक्शन से किसी को होल्ड करना हो और आपके पास पहले से एक नॉन पोलर एनवायरनमेंट हो, तो हम उसमें किसी को होल्ड करना चाहें तो जो यहाँ पे आएगा उसमें मोस्टली नॉन पोलर इंट्रैक्शंस होती हैं, वीक इंट्रैक्शंस। वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस हैं कि कोई नेचर ना हो तो वॉन्डर वॉल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दीज आर द वीक इंट्रैक्शंस, कि सब कुछ एक्टिव साइड पे ही होता है, लेकिन वो इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको वापस प्रोडक्ट और एंजाइम के अंदर डिसोसिएट भी कराया जा सके। तो ऐसा भी नहीं कि वो वहाँ पे होल्ड ही नहीं हो रहा हो, और ऐसा भी नहीं कि वो यहाँ जुड़ के ही रह जाए। तो हमें खास प्रकार के इंट्रैक्शन चाहिए। दे शुड बी वेरी वीक इन नेचर, यानी कि दे शुड बी वीक बॉन्डिंग्स, वीक इंट्रैक्शंस, यानी कि नॉन पोलर हो सकते हैं, वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट को जब होल्ड किया जाता है
तो बाय मीन्स ऑफ नॉन पोलर इंट्रैक्शंस, मेनली जो नॉन पोलर इंट्रैक्शंस हैं उनके थ्रू इनको होल्ड किया जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बोल दिया करो उसी समय पे ना। ओके ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक आपने जो डिस्कस किया या क्लास में हम जो अभी तक समझ पाए हैं उसमें हमें ऐसा लगा कि एक एक्टिव साइट है और उस एक्टिव साइट को एपो एंजाइम सपोर्ट कर रहा है या मेंटेन कर रहा है, और इसने एक्टिव साइट को मेंटेन कर दिया और एक्टिव साइट के पास अपना एक कैटालिटिकल ग्रुप है, अमीनो एसिड्स का कैटालिटिकल ग्रुप, और उस ग्रुप की वजह से वो एक ख़ास जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करा पाता है, और ये केमिकल एनवायरनमेंट नीडेड है टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, क्योंकि एंजाइम खुद तो अनचेंज रहता है, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है दिस इज़ रिएक्शन, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जो ES को होल्ड कर सके, और वो एनवायरनमेंट केवल किन के पास है, कैटालिटिकल ग्रुप यानी कि एक्टिव साइड के ऊपर जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी सबकी साइड चेन के मिलने से बना है ना। कैटालिटिकल ग्रुप है वो कोई एक अमीनो एसिड नहीं है, अमीनो एसिड्स का ग्रुप है जो एक्टिव साइट को बना रहे हैं, और उनको वहीं पोजीशन करने का काम एपो एंजाइम ने कर रखा है, राइट। मीन्स ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो दिस इज़ प्रॉपर एंजाइम, दिस इज़ प्रॉपर एंजाइम, और ये फिर एक प्रॉपर वर्क करता है। राइट, मीन्स एक एंजाइम की देखा जाए तो वो एक कैपेबल सिस्टम लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसको जो करना है वो कर देगा, क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट को मेंटेन करने वाला एपो उसके पास है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और मोस्टली एंजाइम ऐसा करते भी हैं कि मोस्टली एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी कि ये 100% एप्लीकेबल नहीं है कि हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को अकेले ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे अलोन। मीन्स इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक एंजाइम की एक्टिव साइट का केमिकल एनवायरनमेंट इतना सक्षम नहीं होता कि वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। यानी कि कुछ जगह पे हम क्या देखेंगे कि एक्टिव साइट के ऊपर जो वर्क होता है वो तभी अच्छे से हो पाता है जब कोई हेल्प करे। जैसे किसी को कोई काम करना हो, एक तो वो खुद ही कर दे सारा काम, तो उसको किसी की नीड की ज़रूरत नहीं होती है। एक कई बार क्या होता है कि वो काम कर तो सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर कोई और उसकी हेल्प कर दे तो वो अच्छे से कर पाएगा, हेल्प करे तो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो है तो सारा उसी के पास, लेकिन उसको किसी की हेल्प की नीड होती है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इवोल्यूशन कि अगर कोई प्रोटीन इस प्रकार से बन चुकी है या इवोल्व हो चुकी है कि वो सेल्फ कैपेबल है, तो उसे किसी की नीड नहीं है। अगर कुछ ऐसा प्रोटीन है जो अभी कैपेबल नहीं है या अपने सबस्ट्रेट को अकेले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी या माइक्रो एनवायरनमेंट या केमिकल एनवायरनमेंट उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसे किसी की हेल्प लेनी होती है।
और ये हेल्प फिर अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ एंजाइम्स हैं उनको अपनी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम प्लस प्लस नीडेड है, आपने कहा कि कुछ एंजाइम्स को Mn प्लस प्लस नीडेड है, तो वाई आर दीज नीडेड, ये क्यों नीडेड है? जैसे इनके बिना वो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों है? चंचल, सर उसे एक्टिव होने के लिए आयन चाहिए। हाँ तो ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्टिव होने के लिए आयन क्यों चाहिए? ये बिना आयन के क्यों नहीं एक्टिव हो जाता? देखो आपको ये लगना चाहिए कि इस आयन के पास दो चीज़ें हैं। आपने कहा ना कि मैग्नीशियम प्लस प्लस, तो मैग्नीशियम प्लस प्लस का मतलब ये है कि एक तो मैग्नीशियम एटम है, उसका एक न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, राइट, वो दिखना चाहिए। और एक आपको दिखना चाहिए कि उसके ऊपर +2 चार्ज है। तो दो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक तो स्ट्रक्चर है और एक आपको दिखेगा चार्ज है उसके पास। तो एक्टिव साइट एक लिमिटेड एरिया है। एक्टिव साइट क्या है? क्लेफ्ट है, एक छोटी सी खांच है, वो तो एक जगह है संकरी सी जिसमें हर कोई फिट नहीं हो सकता है ना। एक्टिव साइट एक क्लेफ्ट है, वेरी नैरो एरिया हो, तो वहाँ पे हर कोई एडजस्ट नहीं हो सकता, तो स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ही वहाँ पे रीच कर सकता है। और फिर इन्होंने इनको क्यों हेल्पफुल ले रखा है, क्यों इनके ऊपर डिपेंडेंसी दे रहे हैं? क्योंकि चार्ज के रिगार्डिंग कुछ ऐसा मैटर होगा कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते समय इस चार्ज के बिना काम नहीं हो रहा होगा। यानी कि कैटालिटिकल ग्रुप में जो भी हैं वो बाकी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन चार्ज के रिगार्डिंग या पर्टिकुलर जो केमिकल नेचर है उसको कन्वर्जन करने के लिए अगर चार्ज नीडेड है तो इनको वहाँ पे अपना रोल देना पड़ेगा। इनके अलावा एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते समय हमें प्लस चार्ज की ज़रूरत है और प्लस चार्ज वाले अमीनो एसिड या साइड चेन उसके पास नहीं है ऐसी, तो उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ी है। और ये हेल्प हमेशा से ली गई है, हमेशा से ली गई है। इसका मतलब इट इज़ ए मैटर ऑफ इवोल्यूशन कि जब भी एंजाइम ने काम किया इन आयंस की प्रेजेंस में ही किया, और एंजाइम के साथ ये आयन नहीं है तो एंजाइम काम नहीं करता है या स्लो करने लग जाता है। तो दीज आर मेटालिटिकल एक्टिवेटर्स, क्योंकि ये मेटल आयंस हैं, दीज आर मेटल आयंस, मेटालिटिकल एक्टिवेटर्स। तो क्या ऐसा है कि आयन हमेशा किसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते ही हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर आयन किसी एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर दे? दीपिका, कोई पर्टिकुलर आयन किसी एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब भी कर सकता है क्या? हाँ सर, कर सकता है। कर सकते हैं ना, जैसे हैवी मेटल्स हैं हाँ डिस्टर्ब करते हैं। हैवी मेटल्स आपने क्या Hg++ डिस्टर्ब कर देगा, आपने कहा लेड डिस्टर्ब कर देगा। तो जो टॉक्सिक आयन्स हैं वो डिस्टर्ब भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हर आयन स्पीड को बढ़ाएगा या कंडीशन को फेवरेबल ही करेगा, नॉट, डिपेंड करता है कि कौन से एंजाइम की बात कर रहे हो, उसके एक्टिव साइट क्या है, उसका सबस्ट्रेट क्या है, उसको कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं, और उस कन्वर्जन के लिए कोई हेल्पफुल है तो वो वहाँ पे एक्टिवेटर का रोल प्ले करेगा। अगर कोई हेल्पफुल नहीं है तो वहाँ पे एक्टिवेटर का रोल प्ले नहीं करेगा। तो वन थिंग कि अगर कोई एंजाइम या कोई प्रोटीनियस कंपोनेंट सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता, सेल्फ कैपेबल नहीं है, तो इट मे बी डिपेंड ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस। तो आयंस की हेल्प ली जा सकती है, ऐसे किसी विटामिन की हेल्प ली जा सकती है, ये हेल्प किसी विटामिन की भी हो सकती है। जैसे आपने कहा कि हम कोलेजन की बात कर रहे हैं,
कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस होगा। तो हमने वहाँ पे देखा कि ठीक है, कोलेजन हेलिक्स बना लीजिए और उसमें जगह जगह पे प्रोलीन आएंगे, जगह जगह पे प्रोलीन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में डेरिवेटाइज कर देंगे। मॉडिफिकेशन होता है ना, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करना है कि हमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनाना पड़ेगा। तो जब हम प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट करते हैं तो हमने वहाँ पे प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का रोल लिया था, और वो एंजाइम क्या करता है, विटामिन सी को या एस्कॉर्बिक एसिड को एज ए कोफैक्टर यूज़ करता है। एस्कॉर्बिक एसिड को एज ए कोफैक्टर यूज़ करता है वो। तो वो क्या है, दे आर विटामिन्स, विटामिन सी है और उसको वो यूज़ कर रहा है एज ए कोफैक्टर, राइट। तो कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो अपना पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं कि जैसे प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट करने की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे एंजाइम काम तभी करेगा जब विटामिन सी हो, यानी कि कोफैक्टर्स नॉर्मली क्या है, विटामिन्स के डेरिवेटिव होते हैं, विटामिन्स या विटामिन्स के डेरिवेटिव और देयर डेरिवेटिव। जैसे आपने कहा NAD है तो वो भी एक विटामिन डेरिवेटिव है, ठीक है। आपने कहा थायमिन पायरोफॉस्फेट तो वो भी एक विटामिन डेरिवेटिव है। तो विटामिन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, ये मेटल आयंस भी हो सकते हैं, ये विटामिन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे ही कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और टाइटली बाउंड का मतलब है कोवलेंटली बाउंड। कोवलेंटली बाउंड, जैसा कि हमने बात की कि जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जब काम करते हैं तो उनको यूज़ करना पड़ता है बायोटिन। तो बायोटिन कोवलेंटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड। कि एंजाइम जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं उनका साथ ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इनके एंजाइम जहाँ जहाँ एंजाइम होगा उसके साथ बायोटिन उसका हिस्सा बन जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो हम उसको को एंजाइम बोल सकते हैं, जो डिसोसिएट हो जाते हैं, वीकली बाउंड होते हैं, डिसोसिएट हो जाएंगे, नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं। नॉन कोवलेंटली बाउंड। तो कुछ एडिशनल चीज़ें आपके पास आई कि एंजाइम अकेला भी काम कर सकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यस, हाँ, वो किसी मेटल आयन के ऊपर डिपेंड हो सकता है। यस, वो किसी विटामिन या उसके डेरिवेटिव पे डिपेंड हो सकता है, वो किसी टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड हो सकता है। यस, डिपेंड हो सकता है, और इनकी वजह से उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब किसी प्रोटीन ने किसी की हेल्प लेके बढ़िया काम किया या ज़्यादा वर्क किया तो वो चीज़ें सपोर्ट की गई, और सपोर्ट की जाने वाली चीज़ें आगे हर बार काम आ रही हैं या सिस्टम में हर बार वो बनी हुई हैं, तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। कि जिसने अच्छा किया वो लगातार मेंटेन है या वो अब भी वैसे ही काम कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हाँ होगी? सर। ठीक है। सॉरी।
ठीक है, चलो आपसे एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग इस मैटर को डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी हमें ये समझ में आया कि जो एंजाइम्स हैं वो एक किसी खास प्रकार की जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, पर्टिकुलर रिएक्शन, उसको बायोकैटलाइज करते हैं ना। तो किसी खास रिएक्शन को वो कैटलाइज करते हैं, राइट। और कैटलाइज करने का मतलब ये है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में फास्टली कन्वर्ट करने लग जाते हैं, कि कम समय में ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लग जाते हैं। इसको हम बायोकैटलिस्ट बोल देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को स्पीडली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, या करता रहता है ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता रहता है। और कन्वर्ट करने के बाद में एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और वापस से एंजाइम रिलीज हो जाता है ना, कि एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट भी करता है और बाद में इसमें से वो रिलीज भी हो जाता है। यानी कि केवल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, वो भी वीक इंटरेक्शन के थ्रू, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, कि उसने अपनी केमिस्ट्री प्रोवाइड करा के सबस्ट्रेट को जितना एफर्ट करना पड़ रहा था अब उसको उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एफर्ट कैटालिटिकल ग्रुप के ऊपर जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी केमिस्ट्री की वजह से आसान हो गया। तो एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया और अब ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में यूनिट टाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं और एंजाइम अपना वर्क कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम हमारी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ले सकते हैं कि हमने इस प्रकार की चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो भी हैं दे आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम, कि राइबोसोम के ऊपर उनका सिंथेसिस हुआ है और राइबोसोम की जो साइट है दैट इज साइटोसोल, वो साइटोसोल में सिंथेसाइज होते हैं। बाद में एंजाइम को कहाँ काम करना है, यानी कि उसका सबस्ट्रेट कहाँ है। मान लीजिए कि आपने कहा कि जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, और इससे बनेगा मैलिक एसिड, सॉरी, ऐसे आपने कहा कि कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी आपने सबस्ट्रेट ले लिया। मान लीजिए कि आपने कहा कि ये फोस्फोइनोल पायरुवेट है और इससे बनता है पायरुवेट, तो यहाँ पे मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है, यहाँ पे पायरुवेट फॉस्फेटेज जो एंजाइम है वो काम कर रहा है। तो ये जो एंजाइम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जैसे एक आपने लिया कि ये मैटर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का, और इधर आप कह रहे हैं कि ये मैटर साइटोसोल का है। राइबोसोम पे तो बना है प्रोटीन हमारा, और उसको फंक्शन कहाँ करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी करना पड़ सकता है। रूबिस्को की बात की तो वो तो स्ट्रोमा में करेगा, है ना। ऐसे ही जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो न्यूक्लियस में काम करेंगे। तो एंजाइम्स को काम अलग अलग साइट्स पे करना होता है। इनकी साइट है, मान लीजिए कि इसकी साइट ये हो गई, दिस इज साइट। तो क्वेश्चन ये है कि एंजाइम रीच टू साइट ऐसा हो या सबस्ट्रेट रीच टू साइट। यानी कि आप ऐसा कुछ सोचना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स में अगर काम करना है
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में काम करना है तो मैट्रिक्स वाले एंजाइम को मैट्रिक्स में मिलना चाहिए, या मैट्रिक्स का कोई सबस्ट्रेट है तो वो निकल करके एंजाइम के पास जाए। तो एंजाइम को जहाँ काम करना वहाँ एंजाइम पहुँचे, ये अच्छा है, या एंजाइम कहीं भी हो सबस्ट्रेट एंजाइम के पास चल के आ जाए, ये अच्छा है। दोनों में से कौन सी चीज़ एप्रोप्रिएट है? साहिन? जब सर सबस्ट्रेट के पास एंजाइम आए। यानी कि एंजाइम को अपनी साइट के ऊपर पहुंचना चाहिए। ये वाला करेक्ट बता रहे हो? और कुछ बाकी लोगों में से? शशिकला? हाँ सर, वो सबस्ट्रेट के पास एंजाइम आए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके साइटोप्लाज्म में आए, फिर वापस वो मैलिक एसिड के रूप में काम करना, वापस वहाँ जाए, तो कितना प्रॉब्लम आएगा इंटरफेरेंस, क्योंकि कितने प्रकार के और बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा, कितनी सारी और केमिस्ट्री है, उनका इंटरफेरेंस आएगा। तो इंटरफेरेंस ना हो कि एंजाइम को उसका सब्सट्रेट ही मिले, किसी और से उसको बात भी ना करनी पड़े, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि एंजाइम वहाँ पहुँचे जहाँ उसको काम करना है। तो एंजाइम्स अपनी साइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम कहीं पे सिंथेसाइज होंगे, सिंथेसाइज होने के बाद में अपनी साइट के ऊपर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो मैट्रिक्स में जिनको काम करना है वो मैट्रिक्स में पाए जाएंगे, लाइसोसोम में जिनको काम करना है वो लाइसोसोम में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जिसको अपना डाइजेशन कराना है वो लाइसोसोम के एंजाइम कहीं पे भी हो, उनको ढूंढता नहीं फिरेगा, वो इंटरफेरेंस में नहीं जाएगा, राइट। जिसको फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन करनी है तो जहाँ लाइट रिएक्शन होती है वहीं एंजाइम मिलेंगे, जिसको फोटोफॉस्फोराइलेशन करना है तो वो उसके एंजाइम्स जहाँ होते हैं वहीं पे उसकी जहाँ पे वो प्रोसेस होती है वहीं एंजाइम लोकेट रहेगा। तो एंजाइम सिंथेसिस कहीं भी होंगे, राइबोसोम पे होंगे, और फिर जहाँ उनको ट्रांसपोर्ट होना, जो उनकी साइट है वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और सबस्ट्रेट उनको वहीं प्रोवाइड होते हैं। और वहीं के जो सबस्ट्रेट है उनको वो वहीं पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और ऑलमोस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं उसमें रिएक्शन 1 का जो प्रोडक्ट होता है वो फिर रिएक्शन 2 का सबस्ट्रेट बन जाता है, रिएक्शन 2 का। और फिर ये वापस, जैसे कि आपने फैटी एसिड सिंथेसिस लिया था तो उसमें देखा था आपने कि जैसे ही कुछ बनता है वो वहीं नेक्स्ट एंजाइम में वहीं काम आ जाता है। ऐसे आपने बाकी हम किसी भी बायोकेमिकल पाथवे की, जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस लिया तो सारे एंजाइम वहीं हैं, टीसी के सारे एंजाइम वहीं पे हैं। तो एंजाइम अपनी साइट के ऊपर लोकेट रहते हैं, सबस्ट्रेट वहीं उनको प्रोवाइडेड रहते हैं और वो सबस्ट्रेट के साथ में वहीं पे अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, नो। ठीक है, ओके ना। इसके बाद में हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी।
ठीक है, इसमें दो बड़ी चीज़ें हमें लेनी होती है। वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करता है ना। टेम्परेचर की वजह से एंजाइम एक्टिविटी प्रभावित होगी, और टेम्परेचर से एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है ना, उसको थोड़ा सा आपको समझना है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वन इज एंजाइम एंड वन इज सबस्ट्रेट। वन इज सबस्ट्रेट। ओके, एंजाइम अपना एक कन्फर्मेशन रखता है, उसका अपना एक नेटिव कन्फर्मेशन है, और वो प्रोटीन का है। और प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय वीक इंटरेक्शंस। वीक इंटरेक्शंस, तो मेनली जो वीक इंटरेक्शंस हैं वो किसी प्रोटीन को फोल्ड करने का काम करते हैं, नेटिव कन्फर्मेशन में मेंटेन करने का काम करते हैं। और टेम्परेचर की वजह से वीक इंटरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर से वीक इंटरेक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जैसे ही वीक इंटरेक्शन डिस्टर्ब होंगे तो एंजाइम का जो 3D है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और एंजाइम का 3D डिस्टर्ब होते ही जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई एंजाइम है और वो एंजाइम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेस्ट वर्क करता है, उसका 3D परफेक्ट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी वीक इंटरेक्शन मैक्सिमम हो रखी है, और उसका 3D मोस्ट स्टेबल है, और वो हाईली फंक्शनल यानी कि एफिशिएंसी हाईएस्ट है इसकी, कि 25 डिग्री के ऊपर वो हाईएस्ट एफिशिएंसी दे रहा है। अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, हमने कर दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसे अगर हमने इसको इंक्रीज कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, तो 35 वाला तो आपको समझ में आता है कि आपने 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो वीक इंटरेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कुछ ना कुछ वीक इंटरेक्शन डिस्टर्ब होंगे। और जब आपने कुछ वीक इंटरेक्शन को डिस्टर्ब किया है तो 3D डिस्टर्ब हो जाएगा, और 3D डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो फंक्शन है या जो कैटालिटिकल एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी, तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की जो स्पीड है वो कम होने लग जाएगी। और ऐसा करते करते अगर आपने टेम्परेचर को और एक्सीड कर दिया, अगर आपने 35 से अब मान लीजिए कि आप इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके चले गए, तो अब ये वीक बॉन्ड इतने ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं कि आपका प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। तो डीनेचर होने पे कम्प्लीटली एक्टिविटी ज़ीरो भी हो सकती है, राइट। तो एक तो ये था कि नॉर्मली हमारा जो प्रोटीन है वो 25 के ऊपर अपनी परफेक्ट 3D में होता है, तो वो बेस्ट वर्क कर रहा था, दिस इज़ हाईएस्ट एफिशिएंसी। और जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइट। लेकिन हमने देखा कि वो 50 डिग्री तक या 49 डिग्री तक काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा काम कम कर रहा था, राइट। और एक बहुत हाई टेम्परेचर पे चले गए, हमने एक टेम्परेचर लिमिट को एक्सीड कर दिया तो प्रोटीन हमारा डीनेचर हो गया था, है ना। डीनेचर का मतलब फंक्शन लॉस्ट हो जाना, तो फंक्शन ज़ीरो हो गया, पहले काम कर रहा था अब नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत काम कर रहा वो अलग बात है, वो डीनेचुरेशन नहीं है, फंक्शन चला गया, काम ही नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, दिस इज़ जीरो, दिस इज़ डीनेचुरेशन, लॉस्ट ऑफ फंक्शन, दिस इज लॉस्ट ऑफ फंक्शन। और लॉस्ट ऑफ फंक्शन से पहले यानी कि हाईएस्ट फंक्शन से लॉस्ट ऑफ फंक्शन के बीच में डिक्रीज ऑफ फंक्शन था, इसके टाइम के अंदर हम बीच में देखेंगे तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है,
तो धीरे धीरे फंक्शन कम होते होते प्रोटीन इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि प्रोटीन फंक्शन कम्प्लीटली गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट, ये तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है इस सेक्शन का, कि अगर आपने टेम्परेचर को 25 डिग्री से राइज किया तो ये इफ़ेक्ट तो कोरिलेट करता है किससे, प्रोटीन स्टेबिलिटी से, कि ये मैटर प्रोटीन स्टेबिलिटी का है, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वीक इंट्रैक्शन डिस्टर्ब होंगे, वैसे वैसे हमारा जो 3D है वो डिस्टर्ब होगा, पर एक्टिविटी हमारी उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होते होते लॉस्ट हो सकती है। ओके, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से, कि जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो क्या उस समय पे भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी क्या? अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो क्या एक्टिविटी डिक्रीज होगी इसकी? डिक्रीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होगी सर। तो उसका कारण भी क्या प्रोटीन स्ट्रक्चर है? देखो, टेम्परेचर बढ़ने पे तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रही थी, वो सही बात थी। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे भी क्या प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होती है? या आप कोई और मैटर इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं? एनवायरनमेंट से वैसे डिस्टर्ब होगी सर। ठीक है, एनीथिंग साहिन, कुछ आंसर? गीतम? ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे समझें कि आपके पास एंजाइम था, और एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, दिस इज एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट के ऊपर जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना तो सेकंड स्टेप है। पहली स्टेप है सबस्ट्रेट का यहाँ पे पहुँचना, दिस वन, दिस येलो पार्ट, कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के ऊपर पहुँचें, उसके बाद में प्रोडक्ट बनना तो बाद की मैटर होता है। तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एक्टिव साइट के ऊपर पहुँचें, रीच करें, तो ये एक प्रकार का मूवमेंट होता है। कि ऐसा नहीं कि एंजाइम खुद चल के सबस्ट्रेट के पास जाता है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के ऊपर रीच करते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, गति जिसकी वजह से वो कर सकें, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ऑन टेम्परेचर डिक्रीज करने पे। तो जो ज़्यादा उछल कूद कर रहा हो उसको ठंडा कर दें तो वो उछल कूद करना बंद कर देता है, राइट। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है उसकी, अगर आपने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक एंगल से आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे उसका प्लस पॉइंट आएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है कि नॉर्मली जितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक्टिव साइड पे पहुँचते थे, टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा पहुँचेंगे और टेम्परेचर कम करने पे कम पहुँचेंगे। और जब आपने टेम्परेचर को हाईली रिड्यूस कर दिया
तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टी उनकी और रिड्यूस हो जाएगी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है। तो अब एक्टिव साइट तो है, लेकिन एक्टिव साइट के ऊपर कोई पहुंच नहीं रहा है, और कोई पहुंच नहीं रहा है तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो आपको ये लगे कि काम नहीं हो रहा। काम तो हो जाता है लेकिन कोई वहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्योंकि वो सब जम गए, वो हिल नहीं रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो टेम्परेचर कम होने पे भी एक्टिविटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ने पे भी एक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन कारण अलग अलग है उनके। टेम्परेचर बढ़ने पे तो प्रोटीन डीनेचुरेशन मैन फैक्टर होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे मैन फैक्टर है वो मॉलिक्यूल्स की, या जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें एंजाइम खुद भी शामिल है, क्योंकि एंजाइम खुद कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है। ये खुद भी बायोमॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर के बना है, ये भी डायनेमिक है, ये फिक्स नहीं है। तो इसका खुद का भी मूवमेंट और सबस्ट्रेट के भी मूवमेंट वो सब कम हो जाएंगे, तो वो उसको डिक्रीज करा देते हैं। तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लें टेम्परेचर, वाई एक्सिस के ऊपर ले लें हम एंजाइम की एक्टिविटी, रिवर्स करना पड़ेगा, ग्राफ का पैटर्न उल्टा हो जाएगा वरना। हाँ ठीक है, ऐसे बना सकते हैं ना, एक्टिविटी सही है। तो जब आपके पास टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर 25 डिग्री लिया, टेम्परेचर 50 डिग्री लिया, राइट, तो आप चाहते हैं कि 25 के ऊपर ये मैक्सिमम वर्क कर रहा था, दिस इज हाईएस्ट, ये मैक्सिमम वर्क कर रहा था, और आप टेम्परेचर यहाँ पे लेके आ गए थे 15 डिग्री, तो इसकी एक्टिविटी कम हो गई थी। आप टेम्परेचर 0 पे थे, एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। आपने टेम्परेचर 30 कर दिया, एक्टिविटी डिक्रीज हो गई थी। टेम्परेचर आपने 55 कर दिया, और डिक्रीज हो गई थी। अगर हम इनको कोरिलेट करें, इनको जोड़ें, तो पैटर्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। टेम्परेचर बढ़ने पे एक्टिविटी बढ़ी और फिर बढ़ा, उसके बाद में एक्टिविटी डिक्रीज हो गई। This one is optimum temperature. This one is optimum temperature. This is minimum temperature, जहाँ पे वो काम कर रहा है, minimum. This is maximum temperature, जहाँ तक वो काम कर रहा था, और minimum और maximum के बीच का जो है, this is range. दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर रेंज। और फिर एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिमम होता है दैट इज क्लोज टू, ये डिस्टेंस कम होती है, क्लोजर। ये किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर के नियर बाय होता है। और फिर कल आपने देखा था Q10 इज इक्वल टू 2 और 3, वो फिर हम यहाँ देखेंगे कि टेम्परेचर को हर 10 डिग्री बढ़ाने पे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की जो स्पीड है वो लगभग डबल या ट्रिपल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड Q10। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में जो हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ग्राफ का ये वाला पार्ट, ये काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। और ग्राफ का ये वाला भाग जिसमें कि एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये डिपेंड करता है प्रोटीन डीनेचुरेशन से।
प्रोटीन का डीनेचुरेशन यानी कि वीक बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एवरी एंजाइम डिफर, सारे एंजाइम डिफर करेंगे अपने अपने ऑप्टिमम पीक के लिए, उनकी रेंज भी डिफर करती है, उनके Q10 वैल्यूज भी डिफर करते हैं, बट ओवरऑल जो पैटर्न है वो इसी प्रकार का होगा कि एक बेल शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है, बेल शेप्ड, राइट, इट इज क्लियर। हाँ सर। ओके, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और इफेक्ट ले सकते हैं, दैट विल बी इफेक्ट ऑफ पीएच। दैट विल बी इफेक्ट ऑफ पीएच। ओके, तो पीएच का इफेक्ट समझने के लिए भी हम सिमिलर उसी प्रकार से एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और सारी बातें हम उस ग्राफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पीएच को ले लिया, pH 0, pH 14, pH 7, और यहाँ पे हम एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको ले सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो उसी प्रकार से एक बेल शेप्ड ग्राफ बनेगा। दिस विल बी ऑप्टिमम pH, this will be lowest, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है कि 0 से 14 तक काम करे, ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा सही हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो, इसको थोड़ा इस प्रकार से बना देते हैं। राइट, तो यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है। दिस इज लोवेस्ट pH मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम pH, और मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच का जो पार्ट हो गया, दिस इज pH रेंज। राइट, दिस वन ऑप्टिमम pH, और इसमें भी हम उसी प्रकार की चीज़ों को ऐड कर सकते हैं कि ग्राफ का ये भाग जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, और ग्राफ का ये भाग जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इस ऑप्टिमम pH से लो pH की तरफ जाएं या हम ऑप्टिमम pH से हाई pH की तरफ जाएं, तो दोनों ही साइड में जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन वालों को हटा दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो आप उसी एंगल से समझिए इनको। तो जब हम pH को लो कर रहे हैं, यानी कि लो pH का मतलब हम H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, और इसी प्रकार से जब हम हाई pH की तरफ जाएंगे तो H+ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और pH में जो चेंजेस हो रहे हैं, इन pH के चेंजेस का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? पहली साइट एक्टिव साइट पे पड़ेगा, और दूसरा पॉइंट एपो एंजाइम पे पड़ेगा। यानी कि सारा कॉम्प्लेक्स pH को रिस्पॉन्स देता है। एक्टिव साइट के ऊपर भी pH लो एंड pH हाई होने पे प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन, H+ का जुड़ना और H+ का निकलना, ये प्रभावित होता है। और ऐसे ही हम एपो के साथ में भी ले सकते हैं कि H+ का जुड़ना और H+ का हटना, प्रोटोनेशन एंड डिप्रोटोनेशन, ये इससे प्रभावित होते हैं। और
प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन का कनेक्शन है चार्ज से, दे आर कनेक्टेड टू चार्ज, और चार्ज से दोनों चीज़ें प्रभावित होती हैं, स्ट्रक्चर भी प्रभावित होती है क्योंकि 3D प्रभावित होती है चार्ज से, और चार्ज से कैटालिटिकल ग्रुप भी प्रभावित होता है। तो जैसे हम pH को लो करें या pH को हायर की तरफ लेकर के जाएं तो स्ट्रक्चर भी प्रभावित होती है और कैटालिटिकल ग्रुप्स का नेचर है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि चार्ज चेंजेस में जा सकते हैं क्योंकि प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन के वैल्यू चेंज हो जाते हैं। तो pH को लेकर के भी सेम बेल शेप्ड कर्व मिलता है। हाँ, बट हम यहाँ के लिए एक ख़ास कोई पॉइंट x ही है वो बताएं, ये यहाँ के लिए कोई ख़ास एक फैक्टर कोई y है वो बताएं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम टेम्परेचर के साथ कर सकते हैं, वहाँ हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज का कुछ ना कुछ डिफरेंस है, चार्ज का कोई ना कोई इश्यू है जिससे हो सकता है कि 3D प्रभावित हो रहा है, हो सकता है कि एक्टिव साइड प्रभावित हो रही है। इधर भी सेम वही इश्यू है कि चार्ज के कुछ इश्यूज होंगे और यहाँ पे भी जो 3D है या जो एक्टिव साइट है उस पर कोई ना कोई फ़र्क पड़ रहा होगा। क्या आप ओवरऑल कुछ बता सकते हैं? जैसे हम एक ऑप्टिमम pH से लो pH की तरफ जाएं या हम हाई pH की तरफ जाएं, तो लो pH की तरफ कौन सा चार्ज बढ़ेगा, माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस वाला? हाँ, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज इंक्रीज क्योंकि देखिए एक तो आपका ये फॉर्म मेंटेन रहेगी। सर हाई पीएच की तरफ जा रहे हैं ना? हाई pH की तरफ क्यों? आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास COOH कंडीशन है, ठीक है, ये कहीं से भी जुड़ा हुआ हो सकता है ना। आप इसको मूव करा रहे हैं लो pH, हाँ लो में तो सही है ना, और आप करा रहे हैं हाई pH। तो लो pH के ऊपर तो ये मेंटेन रहेगा जीरो चार्ज, और हाई pH के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे आप अमीनो ग्रुप के लिए देख लीजिए, जब आप लो की तरफ जाएंगे तो ये प्लस मेंटेन रहेगा, जब आप हायर की तरफ जाएंगे तो ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा कि जीरो एंड प्लस एंड जीरो एंड माइनस एंड जीरो जीरो कैंसल आउट, जीरो जीरो कैंसल आउट। जब आप इधर जाएंगे तो प्लस चार्ज लो pH की तरफ प्लस चार्ज, जब आप हायर pH की तरफ जाएंगे तो माइनस चार्ज। तो हाँ, इतना बोला जा सकता है कि आप इधर जाएंगे तो ये जो भी इश्यूज हैं ये प्लस चार्ज से होने वाले इश्यूज हैं, इधर जो भी इश्यूज आए हैं स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस के वो सब माइनस चार्ज की वजह से आए। ठीक है, क्लियर? हाँ सर।